हमने सबसे पहले भाग 4 पढ़ा थी, आज भाग 5 चलेंगे। और भाग 5 में ये बड़ा भाग है काफी, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर अगर आपको पहले मैंने बताया था कि भाग 5 के अंदर संघ है, संघ का मतलब है केंद्र, और इसके अंदर आएगी केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है, जब केंद्र आ जाएगा तो इसके अंदर केंद्र की कार्यपालिका आ जाएगी, और कार्यपालिका होती है किसके अधीन? राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, तो राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे हम भाग 5। हमारा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। और क्या होगा सर? और होगा भारत का प्रथम नागरिक। ये सारी की सारी चीजें जो है अनुच्छेद 52। इसके पश्चात आएगा अनुच्छेद 53। यह है राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति का जिक्र, 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति का जिक्र। कार्यपालिका में क्या क्या अधिकार राष्ट्रपति के पास होंगे। इसके पश्चात अनुच्छेद 54 इंपोर्टेंट है बेहद, राष्ट्रपति की निर्वाचन की शक्ति। ये बहुत अच्छा है, समझो। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका के कुछ पदों में मनोनीत अथवा निर्वाचित करने का अधिकार होता है, जिसे राष्ट्रपति की निर्वाचन की शक्ति कहते हैं, जो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा, कार्यपालिका का प्रधान होता है। वैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वैधानिक दृष्टि से इसको बनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुरूप सारी कार्यपालिका शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री में निहित है और उसके मंत्री की शक्ति। फिलहाल मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने कहा राष्ट्रपति जो है निर्वाचन की शक्ति होती है। किसे किसे राष्ट्रपति निर्वाचित करता है? प्रधानमंत्री को। ठीक है, जो बहुमत दल होता है वो अपना एक नेता चुनता है, और उसके चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति से शपथ दिलाता है, इसे राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। उसके साथ साथ कौन? केंद्रीय मंत्री। उसके साथ साथ हाल फिलहाल में चुनाव हुए, तो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, और कौन होगा? महान्यायवादी और लोक लेखा अधिकारी, और कौन होगा? राज्यपाल, और उच्चतम न्यायालय का, ध्यान दो यहां, मुख्य न्यायाधीश। ये सारे के सारे सभी के जो निर्वाचन का अधिकार होगा वो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के पास होता है। बताओ ये बात तो समझ में आएगी नहीं? इसके पश्चात अनुच्छेद 55, बड़ा कुछ है, अनुच्छेद 55 आ जाएगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होती है उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है बच्चों? इसे कहा गया है एकल संक्रमण पद्धति। ये आपको समझ के चलनी पड़ेगी।
एकल संक्रमण पद्धति क्या है? इस पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा, ये सदस्य सारे के सारे सम्मिलित होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में और ये अपना मत डालेंगे राष्ट्रपति के लिए। ध्यान रखना, लोकसभा सदस्य के एक मत का अधिकार, राज्यसभा के एक मत का अधिकार एवं राज्य की विधानसभा के एक मतदाता के मत का अधिकार की वैल्यू जो है, वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि अगर अलग अलग राज्य की विधानसभाएं हैं तो वहां के जो विधायक मत डालेंगे राष्ट्रपति के लिए, उनके मत की वैल्यू भी अलग अलग होती है। ये डिपेंड करती है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर, यानी जिस क्षेत्र से विधायक अथवा एमपी का चुनाव हुआ है, एमपी अथवा एमएलए का चुनाव हुआ है, वो कितने मतों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उसका निर्वाचन हुआ है, उसी के आधार पर उसके मत की संख्या कम होगी। समझ में आई? एकल संक्रमण पद्धति कहती है कि सदस्य जब चुनाव करेगा तो ये वोट डालेगा एक ही, लेकिन एक वोट पर ही अगर एक से अधिक व्यक्ति को वोट कर रहा है तो ये अपना तय करेगा चुनाव कि मैं इसको पहला व्यक्ति चाहता हूं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। मतलब अगर इसने एक वोट डाल दिया और उस एक वोट के लिए 3 सदस्य है, राम, श्याम और गोपाल, ये 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव खड़े हुए हैं और यहां से एक एमपी का चुनाव करना चाहता है, तो वो नंबरिंग करेगा इसका, वो कहेगा कि मैं प्रथम वोट इसको दूंगा, पहला चुनाव मेरा, मैं चाहता हूं कि ये मुक्ति बने। फिर अगर ये दूसरा किसको देगा भाई, मैं दूसरा गोपाल को दूंगा और तीसरा, यानी एक ही वोट के अंदर, एक ही मत के अंदर आप इस तरह से 3 व्यक्तियों को नंबरिंग के आधार पर, जिसे एकल संक्रमण पद्धति कहा, पद्धति में हर मतदाता के वोट की वैल्यू निर्धारित करें और डालने का तरीका। कई बार अगर ऐसा हो जाता है कि प्रथम स्थान के आधार पर चुनाव नहीं हो पाता, एक व्यक्ति को दोनों तरफ से 300 अंक प्राप्त हो गए प्रथम स्थान के आधार पर और उसका चुनाव तय नहीं हो पाया, तो फिर दूसरे स्थान के आधार पर उसका चुनाव होगा, देखा जाएगा कि उसको दूसरे कितने स्थान मिले। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन इस बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम एकल संक्रमण पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। हमने करा 56 है राष्ट्रपति के पद का त्याग, अनुच्छेद 56। ये है राष्ट्रपति के पद का त्याग। राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कब कब कर सकता है? पहली बात है कि वो अपने पद का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। ठीक है, जो ये कुल 56 के अंदर आएगा। अगर राष्ट्रपति को पद से जबरन अथवा विधानसभा के द्वारा हटाया जाए अथवा संसद के द्वारा हटाया जाए तो उसकी प्रक्रिया दूसरी है, वो आएगी अनुच्छेद 61। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हैं तो ये आएगा अनुच्छेद 61 में और इसे कहा गया महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है समझो। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों से असंतोष अथवा राष्ट्रपति के कार्यों को अगर असंवैधानिक समझा जाए तो लोकसभा अथवा राज्यसभा में से कोई एक कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव पेश करेगा और उस प्रस्ताव को पेश करने से 14 दिन पूर्व, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। तो या तो लोकसभा अथवा राज्यसभा के 50 सदस्य प्रस्ताव पेश करेंगे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देगा और अन्य दूसरे सदन के 50 सदस्य इस प्रस्ताव पर सहमति पेश करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। फिर संपूर्ण संसद
इस बात पर अगर एक मत हो जाए या फिर इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस घटना को महाभियोग कहा गया बच्चों, ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 एक रूल आया, राष्ट्रपति 1969 में राष्ट्रपति के लिए एक अधिनियम आया जिसे कहा गया 1969 का राष्ट्रपति अधिनियम। अधिनियम 1969 अधिनियम कहता है कि यदि किसी भी विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके पद का निर्वाह कौन करेगा। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति की अगर आकस्मिक मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर आसीन हो जाएगा और जो जो लाभ राष्ट्रपति को मिल रहे थे वे सभी लाभ उपराष्ट्रपति प्राप्त करने शुरू कर देगा। प्लस जितने कार्य वो अब करेगा वो सारे के सारे वैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति कार्य और अधिकार माने जाएंगे। बच्चे पूछ लेते हैं कई बार कि अगर उपराष्ट्रपति भी मर जाए, बालक तो पूरा नाच चाह रहे ना कि अगर उपराष्ट्रपति भी मर जाए तो उस समय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसी अधिनियम के तहत, अधिनियम 1969 चल रहा है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, कोई और भी नाच चाहता हो वो कहने लगे जो ये भी मर जाए तो, अगर ये भी मर जाए तो फिर तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, और अगर इसे भी आप मारना चाह रहे तो जब तक फिर इसके बाद कोई वरिष्ठ होगा उच्चतम न्यायालय में तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इस पद को केवल 6 माह के लिए ही, 6 माह के लिए ही उपराष्ट्रपति इस कार्य को कर सकता है। 6 माह के अंदर अंदर वास्तविक राष्ट्रपति का चयन करना पड़ेगा। यह भी एक प्रक्रिया है कि अब 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद, ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का पद कितने दिन रिक्त रह सकता है, तो राष्ट्रपति का पद 1 मिनट के लिए भी रिक्त नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति भर देगा, अगर खुदा ना खास्ता दोनों चले गए तो फिर ये तीसरा आ जाएगा, अगर ये भी चला जाएगा तो चौथा आ जाएगा। तो हमारे पास लंबी चैन है तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात होती है राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी जरूरी है सर। हाँ, कई चीजें हैं योग्यता में आएगा। पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, नंबर 3। ठीक है, तीसरी बात क्या है, मैंने बताया था कि लोकसभा में दोनों सदन को आहूत करने की योग्यता रखता है राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि लोकसभा सदस्य की योग्यता भी उसके पास होनी चाहिए। और क्या है, लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पद पर निर्वाचित होने से पहले न्यायालय में कोई वैधानिक मामला विचाराधीन नहीं होना चाहिए। पर आपने आप जब फॉर्म भरा कुछ है कि आपके खिलाफ कोई न्यायालय मुकदमा तो नहीं चल रहा, तो यही कंडीशन राष्ट्रपति के विरुद्ध भी प्रयोग करी जाती है कि राष्ट्रपति इन काम में लिप्त ना हो तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यता रखता है।
वो निर्वाचन के लिए सम्मिलित हो सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य की। राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार है, उनके बारे में हम और बात कर लेते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य। पहला कर्तव्य मैंने अभी आपको बताया, निर्वाचन का अधिकार। अभी हमने बात करी राष्ट्रपति जो है भिन्न भिन्न पदों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे राज्य के राज्यपाल हो, इन सभी को नियुक्त करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। दूसरी बात राष्ट्रपति के पास होती है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नए लोकसभा को आहूत कर सकता है। ठीक है। ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। तीसरा है संसद के सदस्यों को मनोनयन का अधिकार। बहुत बढ़िया, ध्यान दो, संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। इसे आप समझो, बढ़िया चीज है बहुत। इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। अब से पूर्व क्या चल रहा था कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से कुछ सदस्यों को निर्वाचित या मनोनीत करने का अधिकार था। राष्ट्रपति के पास लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था। एंग्लो इंडियन क्या होता है जरा समझ लो। ऐसे सदस्य जो मूल रूप से भारतीय नहीं थे लेकिन आजादी के पश्चात भारत में ही रहते, उन्हें एंग्लो इंडियन की संज्ञा दी गई। जैसे कुछ पुर्तगाली थे, कुछ ब्रिटिश थे जो भारत में रह गए, लेकिन उनकी कम्युनिटी बढ़ गई। अब तो उनकी कम्युनिटी का ठीक ठाक भारत में भरण पोषण हो, उनमें से 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। फिलहाल ये खत्म हो गया, 2 सदस्य अब कम हो गए, ध्यान रखना। और राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है। ठीक है। वे 12 सदस्य कैसे होते हैं? कोई खेल में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसी को प्रोत्साहन रूप सदन में आने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, प्लस वो अपने क्षेत्र में प्रेरणा पाकर विशेष कार्य कर सकता है। संसद द्वारा उसके पद की मिलने वाली निधि का सदुपयोग कर सकता है। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग 12 क्षेत्रों से राष्ट्रपति को मनोनयन अधिकार होता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का। जो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था वो फिलहाल समाप्त हो चुका है, या इस कानून को समाप्त कर दिया है। बताओ ये बात समझ में आई क्या? या तो कोई कंफ्यूजन किसी को है? नंबर 4 है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जारी करने का अधिकार क्या होता है बच्चों, इसे समझो। ये अनुच्छेद 123 के तहत आता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये कहता है कि अगर किसी परिस्थिति में संसद नहीं चल रही है तो उस परिस्थिति में कोई कानून देश में पारित कर रहा है, क्योंकि सारे कानून संसद द्वारा पारित होंगे, फिर राष्ट्रपति की अनुमति पर साइन होंगे, उसके पश्चात ही कोई कानून बन पाएगा। तो अगर संसद ही नहीं चल रही और उस समय कोई कानून की आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय राष्ट्रपति के अध्यादेश पर कोई कानून बनाया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि किसानों के लिए जो कृषि बिल आया था अभी हाल फिलहाल में, जिसका किसानों ने बेहद विरोध किया और सरकार ने उसके बाद उसको समाप्त कर दिया, ये वही बिल पहले अध्यादेश से आया था, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ठीक है। अब अगर अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कर देता है तो 6 माह के अंतर्गत उसे संसद से अनुमोदित कराना अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद जो आउट होगी
वो वर्ष में 2 बार होगी। वर्ष में 2 बार का तात्पर्य है 6 माह का गैप होगा बस। 2 बार आयोजित करने का मतलब है कि 6 माह के अंदर गैप नहीं हो सकता। और जब राष्ट्रपति किसी कानून को बना देगा तो 6 माह के अंतर्गत उसे संसद में पारित होना चाहिए। यस सर। नियम ये भी कहता है, इसी में कोई भी कंडीशन भी लगी हुई है कि संसद प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद, संसद प्रारंभ होने के, अगर संसद प्रारंभ होगी तो संसद प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत इस अध्यादेश को कानून बनाना संसद द्वारा अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? 5वां है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान, अभी एक पद और डाल दिया गया है जो सेना प्रमुख का पद है, लेकिन प्रारंभ में जब हमारा जो संविधान लिखा गया था उस समय राष्ट्रपति ही सीधा डायरेक्टली तीनों सेनाओं को आदेश देता था। अगर विषम परिस्थिति देश में लागू हो जाती है और देश युद्ध के लिए मजबूर हो जाता है तो उस परिस्थिति में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता था। अब फिलहाल एक पद बीच में डाला गया है, वो डाला गया है सेना प्रमुख का पद। तीनों सेनाओं का एक प्रमुख बनाया गया है, जिस पद पर पहले बिपिन रावत थे अभी दुर्घटना से पूर्व। तो बच्चों उसके बाद वो राष्ट्रपति से सीधा संप्रेषण करेगा और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं प्रमुख को फिर वो तीनों सेनाओं को आदेश देगा। तो इस कारण से राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी मौजूद है। अब पॉइंट नंबर होगा 5। पॉइंट नंबर 6 राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत राज्य में अगर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो इसके तहत राष्ट्रपति उस राज्य में एक विशेष कानून अथवा राज्यपाल की सिफारिश पर विशेष अधिनियम पारित करने का अधिकार रखता है, जिसे राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति कहते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भी होती है बच्चों। इसका क्या तात्पर्य? ये अधिकार राष्ट्रपति का ये कहता है कि अगर किसी भी, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे उच्च न्यायालय हो अथवा उच्चतम न्यायालय हो, किसी व्यक्ति को दंड दिया है और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने समय याचना प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है अथवा उसके दंड को कम भी कर सकता है। दोनों राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है अथवा ये भी कर सकता है कि उसके मृत्युदंड को कारावास में परिवर्तित कर सकता है, आजीवन कारावास में, अथवा ये भी कर सकता है कि उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास को दोनों को समाप्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। 8वां जो पॉइंट है राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है, यह है आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पहली शक्ति है, अंदर आता है अनुच्छेद 360, इसे कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल बच्चों ये कहता है अगर देश की जो मुद्रा है वो पूरी तरह क्रैश हो जाए और देश आर्थिक संकट में पहुंच जाए तो उस परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल लगेगा और तब भी विधानसभा और राज्यों की विधानसभा एवं लोकसभा दोनों समाप्त हो जाएगी, यानी कि पूरा अधिकार फिर राष्ट्रपति का हो जाएगा। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये 3 विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास है जो मैंने आपको बताया किस काम के, आपातकाल लगाने के। अब है अगला जो अधिकार है वो है 9वां, उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार। अनुच्छेद इसका है 143, यह आएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। क्या कहता है आपसे? ये आपसे कहता है बच्चों कि किसी विषय वस्तु पर राष्ट्रपति अगर निर्णय नहीं ले पा रहा तो विचार विमर्श के लिए उस विषय को उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकता है
और उस विषय उक्त विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। परंतु जो विचार अथवा सलाह उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को देगा उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसे मानना है। फिर भी राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है कि जो उसने सलाह से दी उसे मानेगा या नहीं मानेगा, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, अंतिम बच्चों आ गया है 10वां, ये बेहद विशेष है अपने आप में। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का जेबी वीटो, राष्ट्रपति का जेबी वीटो अधिकार। नियम ये कहता है कि अगर संसद कोई नया कानून पारित करती है तो उसकी स्वीकृति अथवा अनुमति के लिए उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज जाता है और राष्ट्रपति के साइन के पश्चात ही वो विधेयक कानून बनता है। ठीक है, तो यहां संसद ने अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को 14 दिन के अंतर्गत वापस लौटाना होता है। ठीक है, दो परिस्थिति है कि या तो साइन कर दे या उसको वापस लौटा दे कि एक बार पुनः विचार करें, और अगर एक बार पुनः विचार होने के बाद वापस राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने अनिवार्य है। लेकिन ये जो अधिकार है ये इन दोनों बातों से परे है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख लेगा और उस परिस्थिति में वो विधेयक ना तो वापस लौटेगा ना उस पर कोई विचार किया जाएगा, यानी वो चला जाएगा विचार शून्य स्थिति में। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो भी बोल देते हैं, जेबी वीटो भी बोल देते हैं, जो आप समझो दोनों इसी के अंतर्गत है। भारत में एक विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के समय, और वो जो था आपके डाकखाने से संबंधित अधिनियम था जिसे ज्ञानी जैल सिंह ने अपने जेब में रख लिया था, यानी कि उसे जेबी वीटो पावर का प्रयोग करके उसे ना वापस लौटाया था और ना ही उस पर साइन किए गए थे। ये राष्ट्रपति का आखिरी और 10वां अधिकार है बच्चों। इसके पश्चात हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पद के विषय में। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति आपने ठीक ठाक समझ लिया होगा। हम भाग 5 में चलेंगे। भाग 5 में राष्ट्रपति के बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, उसके बाद हम बात करेंगे संसद अथवा सदन की, उसके दोनों सदनों की बात करेंगे। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुझे लगता नहीं कि आपको कोई समस्या रही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।